हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जब भी बच्चों को इस चैप्टर का नाम सुनने को मिलता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब ये रियलिटी है कि आप सभी बच्चे कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब पूरा साल आप एक चैप्टर को इतना ज्यादा वेटेज देते हो ना कि कार्बन चैप्टर जो है, कार्बन नहीं आता, कार्बन नहीं आता। तो ऐसा मुझे ये जो चैप्टर है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी और आज जब मैं एक टीचर हूं तब भी, मुझे ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ज्यादा आसान है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आईयूपीएसी नेम, रियल टाइम से जुड़ी हुई कुछ चीजें जिनके बात करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली अगर आप इसे इजी तरीके से लोगे और समझने की कोशिश करोगे तो जो आपके 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, उनमें शायद ये आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और डेफिनेटली से एक बात है यहाँ पे कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये आसान भी लगने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक रियल टाइम से जुड़ी हुई एक चीज बताता हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले मतलब यहाँ पर यह है कि कार्बन जो है कहां पर यूज होता है। तो बहुत बारी तो बच्चों को क्या होता है कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपनी चीजों से कि ये ऐसा एक चैप्टर है और एक ऐसा एलिमेंट कार्बन है जो हमारी रियल लाइफ में यूज हो रहा है। कैसे? फोटोकॉपी आप सभी कराने जाते हो, जैसे आपको अगर नोट्स वगैरह किसी ने दिए या आपके जैसे जैसे कुछ असाइनमेंट स्कूल से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आप फोटोकॉपी कराते हो, तो वो जो आप उसे कार्बन कॉपी भी बोला जाता है। अब क्यों? क्योंकि उसमें जो वो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैक कलर की जो इंक यूज हो रही है वो कार्बन ही है। तो कार्बन इट्स नॉट सच अ कंपाउंड या सच अ एलिमेंट की जो आपने कभी देखा नहीं है या आपने कभी उसे यूज नहीं किया। आपके वो डेली रूटीन में यूज हो रहा है, क्योंकि फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी तो आप सभी कराते हो। जैसे आपके टीचर ने आपको कोई काम दे दिया तो आपने क्या करना है, मेहनत नहीं करनी लिखने में, उसी की फोटोकॉपी करा दोगे। मतलब आसान रास्ता तो आप सभी ढूंढते ही हो। तो खैर ये तो चलो मजाक की बात है, लेकिन एक सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि आप सभी ने कहीं ना कहीं कार्बन कॉपी सभी ने कराई है। डायमंड, अब डायमंड पर आ जाओ। डायमंड कौन कौन बच्चा, चलो बताओ अभी आप में से जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, किस किसने डायमंड को देखा है? या अभी बहुत से किस किसने डायमंड को कभी पहना है या मींस देखा है या किसके पास है? तो डायमंड भी अगर आप सभी देख रहे हो तो वो भी एक एलोट्रोप होता है, एक फॉर्म होती है कार्बन की। तो इट मींस हम उसे उसे भी कह सकते हैं कि वो कार्बन ही है। तो डायमंड, तो अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आप लोग जिससे इंटरेक्ट नहीं किए कभी या आपने कभी उसे देखा नहीं है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे लिए काफी फैमिलियर है, जो चाहे हमें ये ना पता हो कि ये कार्बन की ही एक फॉर्म है, ये कार्बन ही है, ऐसा हो सकता है कि भाई आपने उसे देखा तो है लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये तो गारंटेड है कि हर एक बच्चे ने चाहे किसी भी फॉर्म में देखा हो, कार्बन तो सभी ने देखा होगा। चलो अब डायमंड की बात तो छोड़ो, ये तो खैर अमीरों वाली बात आ गई। अब थोड़ा सा गरीबों पे आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा पेंसिल से लिखना। अगर बचपन की कुछ यादें ताजा हो जाए, जैसे कि इट्स नॉट कि बचपन में ही आप पेंसिल से लिखते थे, ये तो खैर एक कहावत है कि बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे क्योंकि गलती ऐसी होती थी कि उन्हें मिटाया जा सकता था। अब आप बड़े हो गए हो तो पेन से लिखते हो और आप उन गलतियों को मिटा नहीं सकते, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। बट बहुत बच्चे, अगर साइंस की हम बात करें तो डायग्राम तो सभी बनाते हो ना, तो पेंसिल से ही बनाते हो। तो अब पेंसिल में यूज होने वाला जो वो ग्रेफाइट है जिसे आप सुरमा बोलते हो, वो भी कार्बन की ही एक फॉर्म है। दैट इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें 3 एलोट्रोप्स कार्बन के दिए गए हैं। एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक बकमिंस्टर फुलरेन है। तो ये तीनों हमारे क्या है, कार्बन, प्योर कार्बन के बने होते हैं। तो डायमंड जब हमने छोड़ दिया, अगर मैं सुरमे की बात कर रहा हूँ यानी कि पेंसिल की बात कर रहा हूँ, तो उससे तो आप सभी लिखे ही हो ना। अभी भी आप उसका यूज करते हो, डायग्राम बनाते हो। और जब आप छोटे थे, फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, तो पेन यूज ही नहीं करते थे, जब तो आप पेंसिल से ही सारा काम करते थे। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कार्बन तो सभी ने देखा है। और एक कोयला, कोयला अगर आपने देखा होगा, जैसे कोयले को यूज किया जाता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो गारंटेड ये बात है कि आप में से रेयरली कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कोयला नहीं देखा होगा, कोल जिसको कहा जाता है। तो वो भी एक प्योर फॉर्म कार्बन की होती है। तो कहने का मीन्स कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने आज तक कार्बन को नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, बताओ, जबकि आपने अब से पहले HCl, H2SO4, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमने पढ़ा उन 3 चैप्टर के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, एसिड बेस के अंदर और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। तो वे एलिमेंट या वो मेटल्स ऐसे थे जो सभी ने नहीं देखे। जैसे पोटेशियम, सोडियम, ऐसा हुआ होगा कि बहुत बच्चों ने केवल नाम सुना, उनको देखा नहीं है। लेकिन कार्बन तो एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी ने देखा है, जिसे सभी ने टच भी किया है, फैमिलियर है।
बावजूद उसके ये चैप्टर आपको टफ लग रहा है क्योंकि आप इसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप रियल लाइफ की चीजों से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको ये चैप्टर अपने आप ही आसान लगने लगेगा। चलो, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि रियल टाइम से आप कनेक्ट हो पाए कि कैसे कैसे क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं अब आपको बताऊं, सबसे पहले कार्बन। कार्बन का जो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन हमें देखने को मिला, दैट इज कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल एलिमेंट, सबसे पहले तो ये टर्म ऐसी उठा ली ना मैंने, वर्सेटाइल, तो बहुत बच्चे कहेंगे, मतलब ईमानदारी से बताना कौन कौन बच्चे ऐसे जिनको वर्सेटाइल का मीनिंग ही नहीं पता। मतलब वर्सेटाइल एक ऐसा वर्ड है ना, मैं भी जब कभी अपने दोस्तों में बैठता हूँ या मतलब बहुत बारी सुनने में आता है, अरे वो तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। मतलब ये एक इंग्लिश का वर्ड है, हम नॉर्मल किसी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और साइंस में भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि यूज तो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं पता। अब यहाँ पे मेरे को कार्बन चैप्टर के अंदर आप लोग बता दो कि वर्सेटाइल की कार्बन के लिए जब हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है। जो भी बच्चे वर्सेटाइल का मीनिंग जानते हैं वो चैट बॉक्स में लिख दो, और जिनको नहीं पता कि वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है लेकिन वो यूज करते हैं बढ़िया तरीके से कि हाँ वर्सेटाइल वर्सेटाइल, वो भी लिख दो कि हाँ भाई मैं यूज तो करता हूँ लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। चलो खैर छोड़ो, बताता हूँ। वर्सेटाइल का मीनिंग होता है कोई भी एक ऐसा एटम या एलिमेंट जो बहुत ज्यादा मिलियंस कंपाउंड बना रहा है या बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो कार्बन के जो है लाखों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लाखों कंपाउंड्स। और मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी हमें कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन उनके आप नाम याद नहीं रख सकते। जैसे कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो उसे हम H2SO4 बोला। HCl अगर मैंने दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सीधा सा मुझे बात पता चल गई। लेकिन इसका ये नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला बता दे और तुरंत आप नाम याद रख ले। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि इसके नाम रखने की भी एक तरीका है, दैट इज IUPAC नेम, जो आप सभी ने सुना होगा। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने क्या करा, कुछ रूल्स बनाए हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले को देख के उसका नाम याद मत करो, आप उस स्ट्रक्चर को देख के उन रूल्स को फॉलो करो और उसका नाम अपने आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए बन जाएगा। और ये तरीका इसलिए लाया गया क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा कंपाउंड्स है। क्यों है? क्योंकि इसका वर्सेटाइल नेचर है। अब इसका ये वर्सेटाइल नेचर क्यों है वो पढ़ेंगे हम दो चीजों की वजह से, एक तो सेल्फ लिंकिंग की वजह से और एक टेट्रावैलेंसी की वजह से। अब ये दो टर्म्स क्या होती है उन्हें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, सेल्फ लिंकिंग, टेट्रावैलेंस, इन्हें सुन के घबरा मत जाना। ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है और आप ध्यान से सुनोगे तो समझ भी जाओगे। बस ये है कि जब वीडियो को सुन रहे हो ना तो दिमाग यहीं लगा लेना। जैसे मैंने बहुत बच्चे देखे, मतलब वीडियो को तो ऐसे समझते हैं सुनना कि ये एक ऐसा काम है कि इसके साथ 9 अलग टास्क हम साथ में कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीटास्किंग भी हो ना तो उस टाइम पे अपना ये हुनर छोड़ देना और बस आराम से फोकस करना वीडियो के ऊपर। चलो, उसके बाद है एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म एलोट्रॉप्स। जो कार्बन की फॉर्म्स होती है, प्योर फॉर्म्स, उन्हें एलोट्रॉप्स कहा गया। और मेनली वो तीन तरह की होती है जो मैंने अभी आपको बताई भी थी। एक होती है डायमंड, एक होती है ग्रेफाइट और एक होती है बकमिंस्टर फुलरिंग। सबसे पहले तो मेरा आपका चैलेंज ही यही है कि जो बच्चे इस बकमिस्टर फुलरिंग की स्पेलिंग याद करके लिख के दिखा दे तो हाँ भाई समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों ने कुछ अचीव किया। क्योंकि बकमिस्टर फुलरिन के बारे में पहली बात तो एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको अभी हाल फिलहाल में रिसर्च किया है। इसके बारे में बस इतना आता है कि 60 कार्बन एटम जो है वो ऐसे जुड़े रहते हैं कि फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं आता। कि 60 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 60 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, 60 कार्बन एटम्स, की वो मिलकर एक फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और बकमिस्टर फुलरिन उसी स्ट्रक्चर को कहा गया है। इसके बारे में क्या इस तरह इसकी प्रॉपर्टी कभी ना तो एग्जाम में आता ना आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं आता, मींस आपके एग्जाम में इतना भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट ने इसको हाल फिलहाल में रिसर्च किया है तो इसको सिलेबस में डाला गया है। मेन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट से भी टॉपिक कम आता है, लेकिन मेन बात है कि डायमंड जो है वो कार्बन की एक एलोट्रोप है, एक प्योर फॉर्म है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का रहेगा कि अगर एक कार्बन एटम है तो उसमें कुछ इस तरह की वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इस तरह की वैलेंसी कैसे देखने को मिलेगी, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। हालांकि आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता या जो भूल गए, जिनको पता तो था, जो अपने मन को तसल्ली ऐसे देंगे कि सर हमें पता था कि हाँ ये नॉन मेटल है लेकिन अभी मैं भूल गया था। तो कोई बात नहीं, नॉन मेटल ये है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बस आप मुझे वो बता दो। अगर आपने
वो चीज याद की होगी जो मैंने एक बार आपको बताई थी, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, यानी कि 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक लगातार ये 20 एलिमेंट मैंने आपको याद कराए थे। मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में बस ये है 1 से 20 तक, ज्यादा यही आएंगे, ये आप याद कर लो। तो उसमें मैंने जब आपको वो बताया था, तो जो कार्बन था वो 6 नंबर पे आया था, और जो इसका सीरियल नंबर है वही एटॉमिक नंबर है। तो फाइनली जो कार्बन का एटॉमिक नंबर बना वो 6 बना। एटॉमिक नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं अरेंज करूंगा, तो अगर मैं इनको अरेंज करूं तो ये बनेगा 2 और 4। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहां तक तो अभी भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनमें से बहुत सौ को तो यहाँ पे भी डाउट आएगा कि सर 2 और 4 कैसे बना। तो ये 9th क्लास का है, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स के अंदर रखना सीखा था, कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही 6 है, तो यानी कि पहली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो सेकंड जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4। सेल, ध्यान से सुनना वर्ड, सेल ये वाला नहीं, ये है शेल, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट है, क्योंकि जो कोई भी एटम है बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स बनी है, इन ऑर्बिट्स को जो है शेल कहा जाता है। तो कहने का मतलब, पहले वाली जो शेल है, ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे दूसरे वाली में चले गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स आने पे अब आप ये बताओ कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा या इलेक्ट्रॉन्स लेगा। क्योंकि एक बात हमने पढ़ी थी कि जब कभी भी आखिरी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 से कम रहेंगे, 4 से कम का मतलब है अगर 1 2 या 3 रहेंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ट्रांसफर कर देगा, जैसे कि सोडियम करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जब हम उसे रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो दैट इज 281, तो वो अपनी आखिरी वाली सेल का 1 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 से ज्यादा होंगे, जैसे कि 5 6 7, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या करेगा, लेगा अपनी आखिरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, पूरा करने के लिए। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 17। अब अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, दैट विल बी 287। अब 7 है तो उसे आखिरी वाली सेल में करने हैं इलेक्ट्रॉन्स 8, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन यहाँ 4 है, ना तो 4 से कम है ना 4 से ज्यादा, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, तो बच्चों वो करता है शेयरिंग। हालांकि आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, घबराना नहीं कि सर ने तो एक स्लाइड में ही सब कुछ ऐसे बता दिया कि ऊपर से जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 होंगे, 4 का मतलब होगा वो शेयरिंग करेगा। वो शेयरिंग कैसे करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी शेयरिंग का मतलब वही होगा कि भाई जब तुझे जरूरत है तो तू अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे, जब मुझे जरूरत है तो अपने मुझे दे, और मैं तुझे अपने दूंगा जब तुझे जरूरत होगी। तो दैट इज काइंड ऑफ शेयरिंग, और उससे जो बॉन्ड बनेगी वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी। आयनिक बॉन्ड बनती थी जब इलेक्ट्रॉन्स परमानेंट ट्रांसफर होते थे, या तो इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन करता था या लूज करता था। खैर, अब इसके बाद जब एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई कार्बन के जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4 आखिरी वाली सेल में, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगा। लेकिन डायमंड के वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो बॉन्ड बनाता है ऐसी ना बना के वो कुछ इस तरह की बॉन्ड बनाएगा। इस स्ट्रक्चर के कारण ही जो डायमंड है वो वर्ल्ड का नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। हार्डेस्ट एलिमेंट आप समझते हो ना, कि इतना हार्ड। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें एक मूवी थी, उसमें बात जिक्र हुआ था कोहिनूर का। कोहिनूर एक डायमंड ही है जो हमसे अंग्रेज चुरा के ले गए थे। तो उसमें अगर मैं बताऊं आपको कि जो कोहिनूर है वो इतना प्योर फॉर्म है कार्बन का, कि अगर आप उसे हथौड़े से चोट मारोगे आयरन से, तो वो हैमर टूट जाएगा, लेकिन डायमंड को कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें जो एटम्स है वो इतना टाइटली बाउंड है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाते हैं। और जब कभी आप 11th 12th क्लास में आ जाओगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि एक 109 डिग्री का एंगल लगभग बनता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट होता है हम कह सकते हैं। खैर, इस चीज को तो छोड़ो। एक उसकी अगर हम शाइनिंग की बात करें, तो जो डायमंड है उसमें शाइनिंग इस वजह से होती है कि ज्वेलर जो उसमें कट लगाता है, जब आप उसे निकालते हो तो कोयले के साथ ही, कई बार कोयले की माइंस में, कोल माइंस में वो निकल आता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है तो वो बनता है कोयला। और लेकिन एक्सट्रीम लेवल जब हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो कोयला ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमंड के बारे में भी एग्जाम में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो बस ये याद रखना कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। वर्ल्ड में पाया जाने वाला बहुत ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट में, या नेचुरली हार्डेस्ट एलिमेंट ये है। और ये जो है ये कंडक्टर नहीं कह सकते हम इसको, ये इंसुलेटर ही है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकता। अब क्यों मैंने ये बात बोली?
क्योंकि अब ग्रेफाइट पे आएंगे। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर पहले ही आपने बता दिया कि कार्बन नॉन मेटल है और ये कार्बन की ही एक फॉर्म है, तो नॉन मेटल तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता, तो ऑफकोर्स डायमंड भी नहीं कराएगा। लेकिन बच्चों वहीं पे एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कराता है। ग्रेफाइट में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक तो प्लेनर कहलाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेफाइट जो है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक चीज तो आप समझ जाना कि अगर कहीं पे भी आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है क्यों, तो दो वर्ड याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दो वर्ड्स जो है आपके लिए भगवान का काम करेंगे, जो आपको बचा लेंगे, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिला देंगे। तो यानी कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बावजूद इसके कि ये नॉन मेटल है, ये जो है करंट को पास करा देगा। अब कैसे? अब आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, जैसे अगर पेंसिल है उसको आप दोनों साइड से छील दो, अब इधर भी पेंसिल वो ग्रेफाइट निकल आएगा, इधर भी। अब अगर आप उसे किसी वायर से जो करंट को फ्लो करा रहा है और उस वायर में बीच में कनेक्ट कर दोगे, तो आप देखोगे वो अप्लायंस जो चल रहा था उस बैटरी की वजह से, अब वो अब भी चलने लगेगा। इट मीन्स इसने कंडक्ट करा दिया इलेक्ट्रॉन्स को, करंट को। तो इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर, बावजूद इसके कि ये नॉन मेटल है, तो ये एक एक्सेप्शनल है। बकमिस्टर फलरीन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, तो ये तीनों चीजें आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तो डायमंड के बारे में तो सभी को सुनने में मजा आया ही होगा, भाई डायमंड है। और रही बात ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की बदौलत ही आप डायमंड तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि जो डायमंड है वो आपको मिलेगा पढ़ने लिखने से, अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे, और पढ़ाई लिखाई होगी ग्रेफाइट से ही। चलो, अब बात आ जाती है फॉर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये खैर मैंने आपको बता ही दिया, एक वर्ड जो आप सभी का फेवरेट है, वर्सेटाइल। तो अपने वर्सेटाइल नेचर की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है इसके एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इतने इतने तरीके से आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को जोड़ सकते हो कार्बन के साथ, कि इसके मिलियंस कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और वो दो प्रॉपर्टी है, टेट्रा वैलेंसी एंड सेल्फ लिंकिंग, जो अभी मैंने आपको बताया, वो हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलो, अब आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। भाई ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कोवैलेंट बॉन्डिंग किससे बनती है, अभी मैंने आपको बताया था, दैट फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के केस में होगी, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग करेगा तो सबसे पहले चलो हम एक एलिमेंट ही लेके चलते हैं, कंपाउंड। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे? जैसे आपने कार्बन लिया, अब कार्बन की आखिरी वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता होगा, 1 है। तो इसका मतलब तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो पहले तो आप, ये वर्ड सभी को बड़ा अजीब सा वर्ड लगेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मतलब 8th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, लेकिन अभी भी बताने में दिक्कत है कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना आसान है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या होता है, लेकिन भूल गए होंगे आधे बच्चे, पता ही नहीं होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और बस मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, उन्हें क्लिक ही नहीं होगा कि क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से आप कर पाओगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसकी आखिरी सेल और पहली सेल एक ही रहेगी, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है तो उसकी ये ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट जो है, जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है, उसे वैलेंस ऑर्बिट, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स करने की जरूरत है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स करके वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन करेगा शेयरिंग, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये वाला कार्बन से ले लेगा, ये वाला भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे ले लेगा, तो ये इससे ले लेगा। अब कार्बन को करने हैं 8, तो ये कार्बन एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, चारों से लेके ये कर लेगा। 4 इस पे खुद के थे, 4 इसने इनसे ले लिए, टोटल कर लिया इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने कहा भाई दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, की जब तुझे जरूरत थी तो तूने मेरा इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, मुझे जरूरत है, तो इट मीन्स वो एक शेयरिंग करते हैं आपस में। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, अब जैसे ये कार्बन है अगर, तो यहाँ पे जो मैं बॉन्ड बनाऊंगा ये बॉन्ड कहलाएगा, जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बना। तो अब आप ध्यान रखना, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा एक पेयर, और एक पेयर के लिए आएगा एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बना शेयरिंग करने से, इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा, जो कि हमारा है CH4, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। याद रखना, कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे हमने जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो उससे बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा था, और ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगी, दैट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड।
और ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे, एक हाइड्रोजन का भी दे रखा है, जैसे कि एक एच इधर लिया, एक एच इधर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका एक ये, इसको जरूरत थी इसने इससे लिया, इसको जरूरत थी इसने इससे लिया, तो फाइनली ये बन गया कोवैलेंट बॉन्ड और ये जो कंपाउंड बन गया H2। है समझ में। एक आपका दे रखा है उसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता दो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कितना होता है, 8। कितना होता है इसको, 2 और 6 रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कौन से होंगे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर फिजिक्स भी लिया हो तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जो बहुत बच्चों ने देखी होगी, लेकिन बहुतों का बिजी शेड्यूल रहा होगा, वो नहीं देख पाए होंगे। वो देख लेंगे जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब। चलो, अब अगर मैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं तो ये हो गए 6, मेरे को 6 ही दिखाने हैं बस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाई जाता है। और इसके भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। अब इनको ना रखने का भी तरीका होता है, ध्यान रखना। 6 इलेक्ट्रॉन्स अब मैंने 2 सामने की तरफ इसलिए रखे क्योंकि जब मैं शेयरिंग कराऊंगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन को करने हैं 8 पूरे, 6 इस पे ऑलरेडी है, 2 ये इससे लेगा, तो जब ये 8 अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा तो फाइनली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इजिली सामने से इसने ले लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले भी ले लेगा। अब फाइनली यहाँ पे आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पेयर माना जाएगा, एक बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड यहाँ बनेगी, तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन का मोलिक्यूल जिसे कहा जाएगा O2, और ये बॉन्ड कौन सी होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। चलो, अब इसमें एक चीज आपको और बताऊं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है। मतलब ऐसा कर दूंगा ना आप लोगों को कि एग्जाम से पहले याद करा दूंगा अगर नहीं भी याद होंगे। मतलब ऑक्सीजन तो सबको याद हो गया होगा, कार्बन आज सभी को याद हो जाएगा, नाइट्रोजन याद हो गया, हाइड्रोजन याद हो गया, 4 तो याद हो गए ना, बचे 16 है, वो आप और याद कर लो। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 7 है, तो अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होती है 2 और 5। तो 2 और 5 में मेरे को बस 5 दिखाने हैं, तो 5 में मेरे 3 तो यहाँ आ गए, 2 मैंने यहाँ दिखा दिए, इस वाले में भी मेरे 3 यहाँ आ गए, 2 मैंने यहाँ दिखा दिए, तो ये 3 इससे लेगा, इसके 8 पूरे हो गए, ये वाला 3 इसके लेगा, इसके 8 पूरे हो गए। अब फाइनली एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बॉन्ड बनी, तो ये आपका बन गया N2 मॉलिक्यूल यानी कि नाइट्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं इस तरीके से, और ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है जिसे N2 कहा जाएगा। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है हमने पढ़ लिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है वो हमने पढ़ लिया, टेट्रा वैलेंसी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ऑलरेडी हो गया ये भी डिस्कस कहीं ना कहीं इसके अंदर ही। जैसे टेट्रा वैलेंसी होती है, जैसे ये कार्बन है, अब इस पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा वैलेंसी वर्ड में ही इसका आंसर है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मीन्स होता है 4 और वैलेंसी का मीन्स होता है नीड 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन के पास 4 है लेकिन इसको आखिरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो ये अभी जैसे हमने ये वाला बनाया था, ये वाला, तो इसने कार्बन ने क्या करा था, सबसे एक एक ले लिया था ना, तो टेट्रा का मीन्स 4 है और वैलेंसी का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसको चाहिए, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा जिससे ये अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंट भी कहा जाता है, बिकॉज इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, तो जरूरी नहीं कि आपको चारों साइड में हाइड्रोजन जोड़ना है, एक साइड आप क्लोरीन जोड़ सकते हो, एक साइड आप ब्रोमीन जोड़ सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जोड़े जा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के कारण, ये एक प्रॉपर्टी भी रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के जो है वो लाखों कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो वर्सटाइल है। तो चलो ध्यान से देख लो आप सभी ये सब कुछ टॉपिक, क्योंकि अगली स्लाइड में अब हम एक और टॉपिक करेंगे जिसे कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग, जो एक और अदर रीजन है जिसकी वजह से कार्बन चैप्टर आपके लिए टफ बना है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स इसके पाए जा रहे हैं। बट अगर आपने यहां तक ध्यान से समझा, कोई भी आपका डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ध्यान से पढ़ो, और मैं गारंटेड कह रहा हूं कि चारों चैप्टर में ये आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा, और सबसे ज्यादा बोर्ड में भी वेटेज का यही चैप्टर है, यहीं से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर से। तो इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते कि भाई टफ लग रहा है आपको तो भी चलो ये चैप्टर स्किप कर दो बाकी के चैप्टर्स कर लो, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला।
ये चैप्टर आपको करना ही करना है। तो ध्यान से आप देखिए इस चैप्टर को, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।